ये कहानी है एरॉन राल्स्टन नाम के एक माउंटेनियर की, जो अप्रैल 2003 को किसी को बिना बताए ही एक हाइकिंग के लिए उथास कैन्यनलैंड्स नेशनल पार्क में निकल जाता है। वो जहाँ जाता है वो जगह पूरी वीरान होता है। वहाँ तक दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। और जब वो आगे चल रहा होता है उसे दो लड़कियाँ मिलती है। दरअसल ये लड़कियाँ अपना रास्ता भूल गई होती हैं। एरॉन उन्हें मदद के लिए पूछता है और उनके पास आ जाता है। इन दोनों का नाम था क्रिस्टी और मेगान। एरॉन इन दोनों को सही रास्ता बता देता है और उन्हें गाइड करने के लिए वो कुछ दूर उनके साथ भी चलता है। वो बहुत दूर साथ चलते हैं। फिर एक जगह एरॉन उन्हें बोलता है कि मैं एक नया रास्ता जानता हूँ जो कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और तीनों पहाड़ी दरारों में से होते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रास्ते बहुत ही पतले होते हैं। उन रास्तों पे एक जगह पहुंचने के बाद एरॉन उन्हें कुछ बिना बताए ही नीचे कूद जाता है। ये देख वो दोनों डर जाते हैं। वो समझते हैं शायद एरॉन नीचे गिर गया, पर तभी एरॉन नीचे से आवाज लगाता है। दरअसल उन दरारों के नीचे बहुत सारा पानी जमा होता है। एरॉन उन दोनों को जंप करने कहता है और वो दोनों भी एक एक करके जंप करने लगते हैं। और इसमें इन सबको बहुत मजा आता है। वो लोग बहुत देर तक वहाँ एंजॉय करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद एरॉन को हाइकिंग के लिए जाना था और इन दोनों को अपने रास्ते। तो ये तीनों यहाँ एक सेल्फी लेते हैं। एरॉन उन दोनों से पूछता है क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? तो मेगान उसे बोलती है कल रात मेरे घर एक पार्टी है और चाहो तो तुम वहाँ आ सकते हो। फिर एरॉन उन दोनों से अलग होके अपने रास्ते आगे बढ़ने लगता है। वो पहाड़ी दरारों में से होते हुए आगे बढ़ता जाता है। उसे असल में इस हाइकिंग पे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन यहाँ एक रास्ते जितने संकरे हैं उतने ही खतरनाक। और जब वो एरॉन दो संकरे पहाड़ों से नीचे उतर रहा होता है वो एक बड़ी सी पत्थर का सहारा लेता है, पर बदकिस्मती से वो पत्थर फिसल जाता है जिससे एरॉन वहाँ से गिरने लगता है। साथ ही वो पत्थर जिसका सहारा एरॉन ने लिया हुआ था वो आके एरॉन के हाथ पे गिर जाता है। अब एरॉन का हाथ दो संकरी पहाड़ों के बीच एक पत्थर में फंस चुका है। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, फिर भी वो वहाँ से अब हाथ नहीं निकाल सकता। वो अपने हाथ को खींच के बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। और जब उससे यकीन हो जाता है कि उसका हाथ वहाँ से नहीं निकल सकता तो वो जोर जोर से क्रिस्टी और मेगान को पुकारने लगता है, पर उसकी आवाज यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि ये संकरे पहाड़े हैं। इनके बीच में से खुद का आवाज बाहर निकलना और इस वीराने में जहाँ कोसों दूर तक कोई इंसान या जानवर तक दिखाई नहीं देते वहाँ किसी तक अपनी आवाज पहुँचाना लगभग नामुमकिन है। अब एरॉन अपने हाइकिंग का बैग निकलता है और इसमें से अपना सारा सामान बाहर निकाल लेता है। उसे पता है कि कुछ भी करके उसे यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि हो सकता है कई महीने तक यहाँ कोई ना आए। उसके सामान में से वो अपना नाइफ निकाल लेता है और उससे उस पत्थर को तोड़ने लगता है, पर वो एक सख्त चट्टान होता है। ऊपर से एरॉन का सीधा हाथ उसके नीचे दबा होता है, इसीलिए उल्टे हाथ से काम करने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। पर एरॉन हार नहीं मानता और वो अपना काम जारी रखता है। पर इसी दौरान उसका नाइफ नीचे गिर जाता है और वो उस नाइफ को नहीं उठा सकता क्योंकि वो नाइफ उससे बहुत दूर गिर गया होता है। अब कैसे भी करके एरॉन उस नाइफ को उठा लेता है और फिर से उस पत्थर को तोड़ना शुरू कर देता है, पर इस काम में वो पूरी तरह नाकाम रहता है और साथ ही उसके उस नाइफ का धार भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब रात हो जाती है। एरॉन को यहाँ फंसे हुए कई घंटे हो चुके हैं, पर उससे अभी तक नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे निकले। पर वो उसके हाथ को निकालने की नाकाम कोशिश करता रहता है। फिर अगले दिन का सुबह हो जाता है। यहाँ फंसे हुए अब तक 25 घंटे हो चुके थे और उसे अब तक कोई भी रास्ता नहीं मिला होता। अब वो अपना कैमरा निकाल लेता है और खुद का वीडियो बनाना शुरू कर देता है।
वो बताता, पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और ये बात किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उसने खुद ही ये बात किसी को नहीं बताई होती है। साथ ही वो ये बोलता है कि मेरे पास ज्यादा खाना भी नहीं है और पीने के लिए बस 400 से 500 ग्राम पानी है। अभी जब वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है तो ऊपर से कोई आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद ऊपर कोई है। वो जोरों से चिल्लाने लगता है, पर उसके चिल्लाने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं होता। और कुछ देर बाद फिर से रात हो जाती है। एरॉन को भूख लगती है और उसके पास जो बचा कुछ कुछ खाना होता है वो उससे निकाल के खाने लगता है। और उससे याद आता है, मेगन के घर पे आज बियर पार्टी है और वो उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है। वो खुद से बात करना भी शुरू कर देता है। क्यों? अकेलेपन में ये सब होना एक आम बात है। अब उसे सैटरडे का भी याद आता है, जिस दिन वो हाइकिंग के लिए घर से निकला था। उस दिन उसे उसकी माँ ने भी कॉल किया होता है, पर वो फोन नहीं उठाता और उन्हें भी नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए निकल रहा है। अगर वो उस दिन उन्हें बता दिया होता तो शायद अब तक वो उसे ढूंढती हुई यहाँ तक पहुँच चुकी होती। लेकिन अब किसी को भी नहीं पता कि आरोन कहाँ है। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को वो अपनी हाइकिंग की रस्सी से एक पुली बनाता है। रस्सी के एक सिर को वो उस पत्थर से बांधता है और दूसरे सिर से उससे ऊपर उठाने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो पत्थर थोड़ा सा भी नहीं हिलता। अब वो रस्सी को अपने पैरों में फंसा के अपनी पूरी जोर लगा के उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, पर अब भी कुछ नहीं हो पाता। अब एरॉन का पीने का पानी भी खत्म हो जाता है और जब वो उससे यूरिन आता है तो वो उसे अपने बोतल में रख लेता है, क्योंकि बिना पानी पिए वो मर जाएगा और उसे खुद का यूरिन भी पीना पड़ता है। यहाँ पर उसको कोई काम नहीं होता, इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों पे नजर रखता है। वो इस जगह से हिल भी नहीं सकता। वहाँ कभी कभी कुछ इंसेक्ट्स आते हैं, पर उन्हें मार के खाने के लिए उससे इनका इंतजार करना पड़ेगा। और उसके साथ ही इन पहाड़ी दरारों में एरॉन को दिन में बस 15 मिनट सूरज की धूप मिल पाती है। उसके बाद धूप वहाँ से चली जाती है। 3 दिन के अंदर एरॉन यहाँ भूख प्यास और यहाँ के माहौल से परेशान हो जाता है और वो ये तय करता है कि वो अपना हाथ ही काट देगा। वो अपने हाथ को ऊपर से अच्छे से बांध देता है ताकि ज्यादा खून ना बह जाए, और फिर उसके पास जो नाइफ होता है वो निकाल के वो अपने हाथ को काटने लगता है। पर अब उस नाइफ की धार खत्म हो चुकी थी, जिसके वजह से उससे एरॉन के हाथ की पतली सी चमड़ी तक भी नहीं कट रही थी। इस बात से वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कैमरा पे ये बोलता है कि कभी भी चाइना के सस्ते प्रोडक्ट मत खरीदना, ये किसी काम के नहीं होते। और इन सब में एक और दिन भी गुजर जाता है। रात हो जाती है। आरोन को उसके पिछले दिन बहुत याद आने लगते हैं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और बहुत सारे दोस्तों की याद आती है। और जब वो ये सब याद कर रहा होता है तब बादल गरजना शुरू हो जाता है। आसमान चारों तरफ बादलों से घिर जाता है और जोरों की बारिश भी शुरू हो जाता है। तब एरॉन को प्यास भी लगी थी और उसके पास पानी भी खत्म हो चुका था। वो अपनी बोतल में पानी भर लेता है और अब पानी उन संकरी दरारों में आने लगता है जहां वो फंसा हुआ है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है और आरोन उस पानी में डूबने लगता है। क्योंकि पानी के अंदर ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए हम पानी में भारी से भारी चीज भी उससे उठा सकते हैं। अब आरोन वही करता है। अब वो उस पत्थर को पानी के अंदर जाके अपने हाथ पर से हटाने लगता है। बहुत कोशिश के बाद वो उस पत्थर को हटाने में कामयाब हो जाता है और वहां से निकल के वो अपनी कार के पास भागने लगता है और अपना कार लेके वो वहां से निकल जाता है।
लेकिन ये सब एक सपना होता है और अभी तक भी एरॉन वहीं पे फंसा हुआ होता है। और अब वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसको यहाँ फंसे हुए बहुत दिन हो चुके हैं, इसीलिए उसे हेलुसिनेशन में ये सब सपने आ रहे होते हैं। अब एरॉन का चौथा दिन खत्म होके 5वां दिन शुरू हो जाता है। अब उसके बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। वो खुद से बातें करता है, कमेंट्री करता है और अपने कैमरा पे ये भी कहता है कि अगर मैंने उस दिन अपनी माँ को सारी बात बता दिया होता तो शायद अब तक यहाँ फंसा हुआ नहीं होता। और जिस दुकानदार से उसने हाइकिंग का सामान लिया था उसने उससे भी कुछ नहीं बताया होता। अगर उससे एरॉन बताया होता तो शायद उसने भी अब तक उसकी मिसिंग का रिपोर्ट कर चुका होता और कोई उसे ढूंढने आ चुका होता। वो अपनी मम डैड से ये भी कहता है कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। वो ये सब इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि वो यहाँ से कभी निकल पाएगा, उसकी ये उम्मीद अब टूट चुकी होती है। वो भूखा है, प्यासा है और इस चट्टान ने उसकी जिंदगी को इन्हीं 2 संकरे पहाड़ों के बीच रोक रखा है। अब एरॉन फिर से अपने हाथ को बांध देता है और वो चाकू जिसकी धार खत्म हो चुकी है अब उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अपने हाथ के अंदर गाड़ देता है, जिससे चाकू उसके हड्डियों तक पहुंच जाता है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है, पर इससे आगे एरॉन और कुछ भी नहीं कर पाता और एक और दिन भी गुजर जाता है। अब 6ठे दिन वो बहुत ही कमजोर हो चुका था। अगर अब भी वो यहाँ से नहीं निकल पाया तो मर जाएगा। एरॉन अपने आप से कहता है कि शायद ये पत्थर यहीं पे जिंदगी भर से मेरा ही इंतजार कर रहा था। जब से मैं पैदा हुआ तब से शायद यही मेरी डेस्टिनी है। और वो वहीं RIP यानी रेस्ट इन पीस और साथ में उसका नाम और बर्थ डेट भी लिखता है, क्योंकि अब उससे यकीन हो चुका था कि वो यहाँ से अब कभी भी जिंदा नहीं निकल पाएगा। और वो वहीं ढेर हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उससे अजीब सपने आने लगते हैं, जिसमें एक बच्चा होता है। दरअसल ये उसका ही फ्यूचर का बेटा होता है जिसके साथ वो खेल रहा होता है। इसके बाद उसमें एक आत्मशक्ति जाग जाती है और वो अपने फंसे हुए हाथ को अपोजिट साइड में पुश करने लगता है और अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और उसकी चाकू से, जिसको कि अब उसने धार दे दिया होता है, उससे उसके हाथ को धीरे धीरे काटने लगता है। और इस तरह से वो अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है। और आज 6ठे दिन वो अपने आप को इन पहाड़ी दरारों में से आजाद कर लेता है। वहां से निकलने से पहले वो अपने हाथ का एक फोटो भी लेता है, उस हाथ का जो अभी भी उस पत्थर के नीचे दबा हुआ है। अब एरॉन बहुत मुश्किल से इस पहाड़ी से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि वहां पे बारिश का कुछ पानी जमा हुआ है। एरॉन वहां जाता है और बहुत सारा पानी पी लेता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से ना उसने खाना खाया ना ही उसने पानी पिया होता है। इसीलिए वो पेट भर के पानी पीता है और वहां से निकल जाता है। उससे अब आसमान पर वो वल्चर भी दिखता है, जिसको वो उस दरार में से देख पाता था। और आज वो खुद भी उस चिड़िया की तरह आजाद है। लेकिन अभी भी उस बीहड़ से निकलना इतना आसान नहीं था। वो बीहड़ बहुत ही बड़ा था, पर एरॉन अपना आत्मबल नहीं हारता और आगे बढ़ता जाता है। और तभी दूर उससे एक परिवार दिखता है, जो लोग हाइकिंग के लिए यहाँ आए होते हैं। और एरॉन उन्हें आवाज लगाता है। वो भाग के उसके पास आते हैं और एरॉन की मदद के लिए वो वहीं की सिक्योरिटी को बुलाता है। उसके बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और उसमें एरॉन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ महीनों बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाता है और उसका बच्चे का जो सपना था अब वो भी पूरा हो चुका होता है, क्योंकि 3 साल बाद वो एक लड़की से मिला जिसका नाम जेसिका होता है और आरोन उससे शादी कर लेता है, जिसके बाद उसका एक बेटा होता है जिसका नाम ली रखा जाता है। एरॉन ने इन 6 दिनों में मौत को बहुत नजदीक से देखा, पर उसके बाद भी वो अपने पैशन को नहीं छोड़ा। वो अभी भी हाइकिंग करता है, पर अब वो जहाँ भी जाता है अपने परिवार को एक नोट लिख के जाता है कि वो कहाँ जा रहा है।
इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। ये एक सच्ची कहानी है जिसमें सच में एरॉन उन पहाड़ी दरों में 6 दिन तक फंसा रहा, खुद का यूरिन पिया और वो वहां अपना मौत का डेट भी लिख चुका था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। उसके ऊपर जो पत्थर उसके हाथ पे गिर गया था उसका वजन था 800 पाउंड्स यानी कि 360 किलो, और उसके पास पीने के लिए जो पानी था वो था 350 मिलीलीटर और खाने के लिए बहुत ही कम चीजें। पर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इसीलिए वो 5 दिन तक सरवाइव कर पाया और 6ठे दिन कुछ भी करके उसने खुद को बचा लिया। एरॉन ने उसके इंटरव्यू में ये बताया था कि अगर वो अपना हाथ पहले काट भी दिया होता, शायद तब उसके हाथ से ज्यादा खून बह जाने के कारण कहीं पहुंचने से पहले ही वो मर गया होता। और जब उसने अपना हाथ काटा, अगर तब भी नहीं काटता तो उन्हीं दरार के बीच ही उसकी जान चली जाती, क्योंकि जिस दिन उसने अपना हाथ काटा तब वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसीलिए उसका पल्स बहुत कम था और इसीलिए उसका ज्यादा खून नहीं बहा और हाथ काटने के बाद भी वो 4 घंटे तक उस वीराने में घूमता रहा और फिर जाके उसकी जान बच सकी। ये घटना घटी थी 26 अप्रैल 2003 को, जिस पे फिल्म बनी थी 2010 में। इस फिल्म का नाम 127 आवर्स इसीलिए है वो उस दरार में 127 घंटों तक फंसा रहा। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।